नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी में सारस क्रेन की संख्या बढ़ी। दुनिया में सबसे लंबा उड़ान वाला पक्षी है सारस। यूपी में राजकीय पक्षी का दर्जा है हासिल। धर्म की स्वतंत्रता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, जबरन धर्मांतरण नहीं है शामिल, संविधान में अनुच्छेद 25 में है जिक्र। और डीआरडीओ ने टीडीएफ के तहत निजी क्षेत्रों को दिए 7 प्रोजेक्ट। रक्षा मंत्रालय की योजना है टीडीएफ। इंडस्ट्रीज को फंडिंग देकर भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाती है योजना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या में इजाफा हो रहा है। जून 2024 में सारस क्रेन की संख्या के लिए समर सेंसस आयोजित किया गया था। इसके मुताबिक सारस क्रेन की संख्या में 396 की वृद्धि देखने को मिली है। सेंसस के मुताबिक इटावा फॉरेस्ट डिवीजन में सबसे ज्यादा सारस की संख्या दर्ज की गई है। वहीं मऊ फॉरेस्ट डिवीजन में दशक में पहली बार 6 सारसों की संख्या दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सारस क्रेन दुनिया में सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। सारस एक सामाजिक जीव है और इसे आमतौर पर 2, 3 या 4 के समूह में ही देखा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये उत्तरी और मध्य भारत, तराई नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एक वक्त तक भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में इनका पाया जाना बहुत आम था, लेकिन अब इनकी संख्या में गिरावट हो रही है। भारत में 15 से 20 हजार के आसपास ही बचे हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। सारस क्रेन को उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। सारस क्रेन को इंसानों के साथ मिलकर रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह खुले, खेती वाले, पानी वाले मैदानों, दलदली भूमि और झीलों में निवास करते हैं। ये एरियाज इनके लिए चारा ढूंढने, बसेरा बनाने और घोंसला बनाने के लिए सुटेबल हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और विकास की चाह ने सारस के हैबिटेट को नष्ट कर दिया है। यही इनकी संख्या में आ रही गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन के चलते वेटलैंड सूखते जा रहे हैं। जमीन को कृषि के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। खुली जमीन पर हाउसिंग कॉलोनीज, हाईवेज, रेलवे लाइंस में तब्दील हो रही हैं। सारस क्रेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची में 4 में दर्ज है। साथ ही IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल यानी कि सुभेद्य के तौर पर लिस्ट किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर टिप्पणी की है। दरअसल हाईकोर्ट ने टिप्पणी गैरकानूनी तरीके से धर्मांतरण के मामले में दोषी व्यक्ति की जमानत मंजूर करते हुए की है। इस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत दोषी माना गया है। इस एक्ट की धारा 3 गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन के आधार पर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करती है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि संविधान द्वारा किए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हर व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों को चुनने, उनका पालन करने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता। मतलब ये है कि इसमें दूसरों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करने जैसी गतिविधियों को शामिल नहीं किया जा सकता। एक बार हम समझते हैं कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर क्या कहा गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मान्यता, आचरण और प्रचार की बात कही गई है। इस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इससे समाज की सद्भावना में या दूसरों की भलाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर थे। कल के बुलेटिन में हमने रूस की यात्रा से जुड़े अहम बिंदुओं को डिस्कस किया था। ऑस्ट्रिया यात्रा भी कंक्लूड हो गई है। ऑस्ट्रिया और भारत के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सहयोग पर सहमति बनी है। भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टीज हैं। दोनों ही देश वैश्विक तापन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके तहत
ऑस्ट्रिया सरकार की हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी और भारत सरकार के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को साथ में लेकर काम करने की बात हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी से उत्पादित किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। इसका कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हो। वहीं NGMH यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में भारत को वैश्विक हब बनाना है। इसके तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया साउथ सेंट्रल यूरोप में स्थित एक देश है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब इस देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, माल्डोवा, यूक्रेन और स्लोवाकिया। यह दक्षिणी जर्मनी से शुरू होकर रोमानिया से होते हुए काला सागर में मिल जाती है। ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक्ड देश है जो अपनी सीमा स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टीन और जर्मनी से साझा करता है। डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत निजी क्षेत्र को 7 नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स में इंडिजीनियस सिनेरियो एंड सेंसर सिमुलेशन टूलकिट, अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉन्ग रेंज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स फॉर डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ आइस डिटेक्शन सेंटर फॉर एयरक्राफ्ट, ग्राफीन बेस्ड स्मार्ट एंड ई टेक्सटाइल फॉर मल्टी फंक्शनल वेरिएबल एप्लीकेशन और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड टाइमिंग एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन सिस्टम शामिल हैं। आपको बता दें कि TDF यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम रक्षा मंत्रालय की योजना है। इसे लागू DRDO के द्वारा किया जाता है। इसका मकसद मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत डिफेंस टेक्नोलॉजी में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत निजी या सरकारी उद्योगों को विशेष तौर पर MSMEs को एक ऐसे इकोसिस्टम में तैयार करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है जिससे वे रक्षा के क्षेत्र के लिए आधुनिक तकनीक पर आधारित इक्विपमेंट्स को तैयार कर सकें। इसमें प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रीज को फंडिंग मुहैया कराई जाती है। ये फंडिंग प्रोजेक्ट्स की लागत से 90% तक हो सकती है। इसके तहत प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। मसलन स्टार्टअप्स में किसी निवासी भारतीय नागरिक की शेयर होल्डिंग 51% तक होनी चाहिए। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है ज़ॉम्बी स्टार्टअप। ज़ॉम्बी स्टार्टअप क्या है, इसके बारे में जानने से पहले एक बात समझ लीजिए। आपने हाल ही में एक भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कू के बंद होने की खबर सुनी होगी। आप जानते हैं कि कू को क्यों बंद करना पड़ा? कू दरअसल एक ज़ॉम्बी स्टार्टअप बन चुका था। ज़ॉम्बी स्टार्टअप से मतलब एक ऐसी कंपनी से होता है जो ऑपरेशनल तो होती हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ नहीं हो रही होती है। ना ही ये कोई इनोवेशन कर पाते हैं और ना ही पर्याप्त रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। इन स्टार्टअप्स को कोई नई फंडिंग भी हासिल नहीं हो रही होती है, लेकिन ये अपना काम पहले की फंडिंग से या फिर मिनिमल ऑपरेशन कॉस्ट पर कर रहे होते हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज को देखने का। भारत और ताइवान के बीच म्यूचुअल रिकॉग्निशन समझौता लागू हुआ। इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित भारतीय और ताइवान की व्यापार बैठक के दौरान की गई। यह समझौता जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस समझौते के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी EPEDA और ताइवान की कृषि और खाद्य एजेंसी है। यह समझौता चावल, खाद्य पदार्थ, हर्बल चाय, औषधीय पौधों जैसे मुख्य भारतीय जैविक उत्पादों के ताइवान को निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा इन उत्पादों को प्रमाणित करने के बाद ताइवान को निर्यात किया जा सकता है। इसमें भारत जैविक लोगों का उपयोग भी शामिल है। हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन अर्थात किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना रखी गई है। ये थीम मौजूद जनसंख्या के डेटा को एकत्र करने के महत्व पर जोर देती है, जिससे वर्तमान जनसंख्या को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में आसानी हो सके। इसके इतिहास की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी तथा पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। यह दिन परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, मातृ स्वास्थ्य आदि पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाने और जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करता है।
अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। यह परियोजना सियांग नदी पर प्रस्तावित है और इस परियोजना पर 11,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता विकसित की जाएगी। यह अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य बिजली उत्पादन करने के साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का प्रबंधन करना भी है। इसके साथ ही यह रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह मानसूनी प्रवाह के दौरान 9 से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का बफर भंडार करने में भी सक्षम होगी। सामान्य रूप से ब्रह्मपुत्र या चीन द्वारा अचानक रिलीज किए गए पानी के खिलाफ बफर के रूप में यह कार्य करेगी। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने गेन्स 2024 योजना शुभारंभ किया है। यह योजना जहाज निर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। यह गेन्स पहल का दूसरा संस्करण है, जिसे 2023 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ गेन्स से तात्पर्य GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना से है। यह एक इनोवेटिव स्कीम है जो शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशती है और देश में निर्मित स्टार्टअप्स का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य शिप डिजाइन एवं विनिर्माण उद्योग में मौजूदा और उभरती चुनौतियों का समाधान करना है। ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कर रहा है। इस द्विवर्षीय बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास को 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और टिंडल एयरबेस पर शुरू होगा। यह अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें 20 देशों और दुनिया भर के 140 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI भाग लेगा। इस अभ्यास का पहली बार आयोजन जून 1981 में किया गया था। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारस क्रेन दुनिया में सबसे लंबा उड़ान भरने वाला पक्षी है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम किस मंत्रालय की योजना है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? अब आइए नजर डालते हैं कि पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? मराठी, संस्कृत, मलयालम या फिर कन्नड़? इसका सही जवाब है विकल्प ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पाए जाने वाले कोयले में कार्बन कंटेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। भारत कोकिंग कोयले के लिए घरेलू आपूर्ति पर निर्भर है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प डी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।